हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सी टेट 2022-23 की दृष्टि से जूनियर लेवल एग्जाम जो 6 से 8 तक होता है, यानी साथियों जो पेपर 2 होता है उसमें विज्ञान विषय और पेडागोजी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। साथियों, ये महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज का भाग 1 है। साथियों, रोज शाम 6 बजे हम साइंस की क्लास करने वाले हैं। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है कि यदि आप हमारे चैनल ड्रीम एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो चैनल को लीजिए सब्सक्राइब और साथ में बनी बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन करता है। साथियों, इसमें पूछा गया है कि साइंस के नेचर का सबसे अच्छा वर्णन कौन सा ऑप्शन या कौन सा कथन करता है। पहला, वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं। वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है या मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है। विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों, जो विज्ञान की प्रकृति है, जो विज्ञान का नेचर है, वह सामाजिक है। कैसा है साथियों? सामाजिक है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का क्या अर्थ है। साथियों, संज्ञानात्मक वैधता का क्या अर्थ है? पाठ्य पुस्तक का तुच्छीकरण, विज्ञान के उचित मजेदार तथ्यों को शामिल करना, विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती हैं का समावेश करना, शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन करना। साथियों, विज्ञान की पाठ्यचर्या में जो संज्ञानात्मक वैधता बात की गई है वह उसका अर्थ क्या है? साथियों, उसका जो अर्थ है वह है शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार पाठ्य सामग्री का समायोजन करना। यदि साथियों शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार पाठ्य सामग्री का समावेशन नहीं होगा, उनसे अपर लेवल का समावेशन कर दिया जाएगा। मान लीजिए कोई बालक है, वह कक्षा 6 में पढ़ रहा है और उसको आप उसकी पाठ्यचर्या में या उसके पाठ्यक्रम में आप कक्षा 8 के मैटर को शामिल कर देंगे तो वह उसके संज्ञानात्मक स्तर से अपर लेवल का हो जाएगा, जिससे वह उसको समझने में थोड़ा असहजता महसूस करेगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है? अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए। अवधारणाओं तक गतिविधियों प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए। अवधारणाओं का विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए। ए एंड बी यानी दोनों। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? जो हमारा जो साथियों एनसीएफ है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, उसके अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बिंदु है जो अनुशंसित किया गया है? तो साथियों उसमें कहा गया है कि जो विज्ञान की अवधारणाएं हैं उनको ऐसे पढ़ाया जाए कि उनकी बच्चों की रोजमर्रा के जो जीवन के अनुभव हैं उनसे जोड़कर पढ़ाया जाए और उन अवधारणाओं को प्रयोगों और गतिविधियों द्वारा बच्चों तक पहुंचाया जाए। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ए और बी इस क्वेश्चन के दोनों ही राइट पॉइंट हैं। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित कथनों से पहचाने जो कि विज्ञान के बारे में सत्य है। साथियों, इसमें से वह कथन पहचानना है आपको जो साइंस के बारे में सत्य है यानी सही है। जब एक सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों के द्वारा अधिक समर्थन मिलता है तो वह क्या नियम बना दिया जाता है? आने वाले समय में विज्ञान समाज की अधिकांश समस्याओं को हल करने में सक्षम होगा। वैज्ञानिक अपने काम को पूरा करने के लिए काम को पूरा करने के लिए कल्पना पर बहुत विश्वास करते हैं। सभी वैज्ञानिक विचारों को नियंत्रित प्रयोगों द्वारा खोजना या परखना चाहते हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों आप सभी जानते हैं जो साइंटिस्ट होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, वो पहले किसी चीज के बारे में कल्पना करते हैं, सोचते हैं उसके बारे में। जब आप कल्पना करेंगे, चिंतन करेंगे, किसी भी चीज की कल्पना करेंगे, फिर उसके बारे में चिंतन करेंगे, तभी तो उसको आप अपनी दैनिक लाइफ में या प्रयोगों द्वारा उसको सिद्ध करेंगे। यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। वैज्ञानिक जो होते हैं वो अपने काम को पूरा करने के लिए अपनी कल्पना पर बहुत अधिक विश्वास करते हैं। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, यीशु को एक सप्ताह के लिए मौसम की रिपोर्ट एकत्र करने का एक व्यक्तिगत कार्य दिया गया। साथियों यीशु एक विद्यार्थी है जिसे एक
मौसम की रिपोर्ट एकत्र करने का एक व्यक्तिगत कार्य दिया जाता है शिक्षक द्वारा। नीचे दिए गए आकलन संकेतकों से पहचानने कि यीशु कहाँ गलत हो गई। साथियों, इसमें पहचानना है कि यीशु ने कहाँ पर गलती की है। वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ती जाती है। वह समझती है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान की सीमा प्रतिदिन भिन्न है। वह हर दिन एक वेबसाइट से आंकड़े सारणीबद्ध करती है। वह इस परिणाम पर पहुंचती है कि आने वाले सप्ताह में बारिश हो सकती है या नहीं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। यीशु कहाँ पर जो है गलती कर रही है यह। तो साथियों यीशु यह गलती कर रही है कि वह निष्कर्ष निकालती है कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ती है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या शिक्षार्थियों के संकल्पनात्मक कमी को समझने के लिए एक उपयोगी रणनीति है। इसमें साथियों पूछा गया है कि जो विद्यार्थी हैं उनकी संकल्पनात्मक जो कमी है उसको समझने के लिए कौन सी उपयोगी रणनीति है। अवधारणा मानचित्रण का प्रयोग करना, नियमित गृह कार्य देना, प्रश्नोत्तरी सत्रों का आयोजन करना या प्रयोगात्मक कौशलों का अवलोकन करना। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करना। साथियों अवधारणा मानचित्रण का उपयोग करके हम बच्चे की संकल्पनात्मक कमी को समझ सकते हैं और बाद में उसका उपचारात्मक शिक्षण भी कर सकते हैं, यानी उपचार भी कर सकते हैं। यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विज्ञान को के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए। साथियों इसमें कुछ मिस टाइपिंग है। विज्ञान को के लिए और अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न सभी प्रकारों को अपना सकते हैं सिर्फ एक को छोड़कर। साथियों इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विज्ञान के लिए अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी विज्ञान लेने के लिए, विज्ञान को पढ़ने के लिए अधिक लड़कियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप निम्न में से सभी प्रकारों को अपना सकते हैं सिर्फ एक को छोड़कर। किस एक प्रकार का आप उपयोग नहीं करेंगे। कक्षा में महिला वैज्ञानिकों को आमंत्रित करेंगे, विज्ञान के बारे में मिथकों और रूढ़ियों की जांच में शिक्षार्थियों को जोड़ें, लैंगिक रूप से संवेदनशील भाषा का उपयोग करें और अपने शिक्षार्थियों को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करें। ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी होती हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। सिर्फ एक को छोड़कर, इसमें साथियों निगेटिव पूछा है आपसे। तो साथियों क्या हो जाएगा, ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें। आप ऐसा नहीं करेंगे। यह एक लिंग रूढ़िवादिता के रूप में भी आपको दिखाया जा सकता है अगर आप ऐसा करते हैं, केवल लड़कियों को हावी होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। यहाँ पर आपको समान शिक्षा देनी है, समावेशी शिक्षा देनी है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि यह गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित करता है, यह शिक्षार्थियों में सृजनात्मक व्यवहार के आकलन में सहायता करता है, यह सोचने की युक्तियों को विकसित करता है, उपयुक्त सभी। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा। विज्ञान शिक्षक को अधिक से अधिक अपसारी प्रश्न क्यों पूछने चाहिए, इसलिए पूछने चाहिए ताकि वह बच्चों में गहन सोच को प्रोत्साहित और विकसित कर सके, बच्चों में सृजनात्मक व्यवहार का आकलन कर सके, यह सोचने की युक्तियों को विकसित कर सके, सोचने की युक्तियों को विकसित कर सके, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। दृश्य श्रवण और गतिबोधक सीखना, श्रवण और गतिबोधक सीखना, दृश्य और श्रवण सीखना, केवल दृश्य सीखना। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। कक्षा में जो प्रदर्शनों का उपयोग किया जाता है वो मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करता है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों वह मुख्य रूप से दृश्य और श्रवण के सीखने को शामिल करता है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, वाई कोई एक पौधा है, कोई साथियों वाई जो है एक ऐसा पौधा है
जिसमें क्लोरोफिल यानी हरित लवक नहीं होता, वाई क्या हो सकता है? घटपर्णी, मेपल वृक्ष, कसकुटा जिसे अमरवेल भी बोलते हैं, या शैवाल? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। आप सभी जानते हैं क्लोरोफिल की सहायता से, यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से ही पौधे जो है अपना भोजन बनाते हैं। और इसमें से पूछा गया है किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, तो साथियों कसकुटा यानी अमरवेल में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। यह स्वयं भोजन नहीं बनाता। अमरवेल जो है साथियों स्वयं भोजन नहीं बनाता। आपने देखा भी होगा ये दूसरे वृक्षों पर ज्यादातर चिपक जाता है और उसमें पूरा फैल जाता है, जिससे उस वृक्ष को काफी नुकसान भी पहुंचाता है। यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, नीचे दिए गए कौन सा कथन सही है? बृहदात्र में भोजन का परिचालन करना। बृहदात्र में अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। बृहदांत्र क्षुद्रांत्र की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है। बृहदांत्र में पाचित भोजन का अवशोषण होता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। बृहदांत्र में भोजन का परिचालन होता है। बृहदांत्र के संबंध में इसमें से पूछा गया है कौन सा सही कथन है, तो साथियों कौन सा सही कथन है? बृहदांत्र क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी और छोटी होती है, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है साथियों? रेशम फाइबर कैटरपिलर द्वारा स्रावित प्रोटीन होता है। रेशम कीट के कोकून से रेशम का धागा प्राप्त किया जाता है। रेशम कीट के लाभ को क्या साथियों? रेशम कीट के लाभ को कैटरपिलर कहते हैं। प्यूपा कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वह ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी प्यूपा या कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मानवों की कौन सी ग्रंथि दो से अधिक हार्मोन को स्रावित करती है? अग्नाशय ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि? साथियों दो से अधिक हार्मोन्स का श्रावण कौन सा, मतलब दो से अधिक हार्मोन्स कौन उत्पन्न करती है, कौन सी ऐसी ग्रंथि है मानव की? तो साथियों यह ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिया गया है कि कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं गैस होती हैं, माफ करिएगा सभी अधातुएं गैस होती हैं। सभी अधातुएं अतन्य या तन्य नहीं होती। सभी धातुएं ठोस होती हैं, सभी धातुएं कठोर होती हैं। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। कौन सा कथन सही है? सभी धातुएं कठोर नहीं होती, सभी धातुएं ठोस भी नहीं होती। अगर कठोर नहीं होंगी तो जाहिर सी बात है ठोस भी नहीं होंगी, और सभी धातुएं गैस भी नहीं होती। लेकिन साथियों सभी जो अधातुएं होती हैं उनमें अतन्यता का गुण पाया जाता है, यानी अधातुओं को आप जब हथौड़े से कूटेंगे तो वे तन्य नहीं होंगी, जबकि जो धातुएं कठोर धातुएं होंगी, जैसे छड़ आप ले लीजिए, उसको कूटा जाता है तो वह लंबी हो जाती है। ये एक धातु है, लोहा एक धातु है, आप इसको कूटेंगे तो इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, परंतु अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वाई कोई मानव निर्मित रेशा यानी फाइबर है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। वाई क्या हो सकता है? एक्रिलिक हो सकता है, जूट हो सकता है, रेयान हो सकता है, नायलॉन हो सकता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों जो वाई है यह मानव निर्मित फाइबर है जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है, वह है रेयान, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, नीचे दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए। ईंधन साथियों, ईंधन ए जो है यह उष्मीमान इस अवस्था और जल प्रदान, यानी ईंधन ए का जो उष्मीमान है उच्च है, अवस्था ठोस है, इसकी ज्वलन ताप भी उच्च है। बी साथियों ईंधन मध्यम उष्मीमान वाला है, अवस्था इसकी गैसीय है और इसका ताप उच्च है। सी साथियों मध्यम उष्मीमान है और ये गैस है एक, और यह मध्यम क्या है? ज्वलन ताप है इसका। डी है साथियों ये निम्न उष्मीमान वाला है, इसका यह द्रव अवस्था में है और इसका जो ज्वलन ताप है वह निम्न है।
इनमें से घरेलू ईंधन के रूप में कौन सा सबसे उपयुक्त होगा? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो घरेलू ईंधन के रूप में सबसे जो उपयुक्त हो जाएगा, उपयुक्त माना जाएगा, वह क्या होगा? ऑप्शन ए यानी सी। सी कौन सा है साथियों? सी जो ईंधन है यह मध्यम ऊष्मीयमान वाला है, गैसीय अवस्था में है और मध्यम ज्वलन ताप वाला है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीसीज को क्या कहा जाता है? विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, प्रवासी स्पीसीज, या संकटापन्न स्पीसीज, या संकटग्रस्त स्पीसीज, या विलुप्त स्पीसीज? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों उसको कहा जाता है विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, कोई धातु यक्ष धातु वाई को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, परंतु धातु जेड को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। इनमें से सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है? साथियों कोई धातु यक्ष है जो वाई को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, यानी अलग कर देती है, परंतु धातु जो जेड है उसको लवण विलयन से विस्थापित नहीं कर पाती। तो साथियों इसमें सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी हो जाएगी? कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन ए यानी वह धातु जो सबसे अभिक्रियाशील होगी वह जेड धातु हो जाएगी, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं तथा पूर्णतः विसरित ढंग से परावर्तित हो जाती हैं। आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं? क्या पूछा गया है साथियों? किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती हैं। ऐसे साथियों किसी पृष्ठ पर गिरी और क्या हुई? तथा पूर्णतः विसरित ढंग से परावर्तित हो गई। आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं? यह आभासी और आवर्धित होगा, कोई प्रतिबिंब ही नहीं बनेगा, यह आभासी और समान साइज का होगा, यह वास्तविक और आवर्धित होगा। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। चूंकि साथियों ये परावर्तित हो रहा है किसी बिंदु पर पड़ने के बाद ये, तो इसमें कोई भी प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अपने कमरे के फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किससे अधिक बल लगाना चाहिए? अभिलंब बल, पेशीय बल, स्थैतिक बल, घर्षण बल, या गुरुत्वाकर्षण बल? साथियों एक कमरे के फर्श पर कोई विशाल बॉक्स रखा है, रेशमा को उसे एक जगह से दूसरी जगह पर सरकाना है, तो उसे किससे अधिक बल लगाना पड़ेगा, यानी किस बल से अधिक बल लगाना पड़ेगा? तो साथियों उसको स्थैतिक घर्षण बल से अधिक बल लगाना पड़ेगा, यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती, ध्वनि का तारतम्य तो उसके आयाम द्वारा निर्धारित होता है, कंपन की आवृत्ति निम्न है तो तारतम्य तो उच्च होता है, ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवृत्ति द्वारा किया जाता है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। निम्नलिखित में से सही कथन कौन सा है? तो साथियों सही कथन जो है वह है ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। साथियों ध्वनि के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है, ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, जबकि जो प्रकाश होता है वह निर्वात में सबसे तेजी से ट्रेवल करता है। प्रकाश की साथियों निर्वात में चाल की बात करें तो कितनी होती है साथियों? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो साथियों जो ध्वनि होती है वह निर्वात में गमन नहीं कर सकती, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों को समाविष्ट करता है जो विद्युत की हीन चालक है? कुल मिला के साथियों इसमें पूछा है कुचालक। विद्युत के कुचालक कौन कौन से हैं? शैम्पू, वनस्पति तेल, आसुत जल, चीनी का विलयन, सिरका, नींबू का रस, टोटी का जल, शैम्पू, शहद, लवण विलयन, नींबू का रस, या सिरका? बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आप सभी जानते हैं साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी शैम्पू, वनस्पति तेल और आसुत जल ये जो है विद्युत के अच्छे सुचालक नहीं है, या यूं कहें विद्युत के कुचालक हैं। आसुत जल में साथियों लवण की मात्रा यानी नमक की मात्रा कम होती है, या होती ही नहीं है, इसलिए यह भी विद्युत का सुचालक नहीं है। अगला क्वेश्चन साथियों,
नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों में के समाविष्ट करता है? रासायनिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है। भोजन पकाना, पानी उबालना, जल में चीनी को घोलना, लोहे को जंग लगना, कागज का जलना, भोजन का पाचन। पानी उबालना, कांच तोड़ना, लोहे को जंग लगना, जल में लवण घोलना, पानी का पाचन, कागज के टुकड़े टुकड़े करना। बताइए साथियों, इसमें रासायनिक परिवर्तनों का उदाहरण कौन से हैं? तो साथियों, इसमें रासायनिक परिवर्तक उदाहरण कौन कौन सा है? लोहे को जंग लगना और कागज का जलना, भोजन का पाचन, ये सारे रासायनिक परिवर्तन हैं। रासायनिक परिवर्तन वे होते हैं साथियों जिनको पुनः उनकी मूल अवस्था में नहीं लाया जा सकता, जबकि जो भौतिक परिवर्तन होते हैं उनको पुनः उनकी मूल अवस्था में लाया जा सकता है। जैसे साथियों, लोहे से आप मेज बना देंगे तो यह एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन है, परंतु यदि आप साथियों लोहे में आपकी जंग लग गया तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। जो जंग लोहे को खा जाएगा वो लोहा आप दोबारा नहीं बना सकते। अगर कागज आप जला देंगे तो उस राख से दोबारा कागज नहीं बना सकते। भोजन जो पच गया है उस भोजन को आप पुनः प्राप्त नहीं कर सकते। यह एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, यानी ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा साथियों? आसवन, उबालना, निस्तारण या निस्यंदन। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो कौन सा सहायक नहीं होगा? निस्यंदन सहायक नहीं होगा। यह साथियों फिल्टर पेपर द्वारा, इसका प्रयोग जो है फिल्टर पेपर द्वारा किया जाता है। ठोस जो अघुलित जल में अशुद्धियां होती हैं उसके लिए निस्पंदन का प्रयोग किया जाता है, जबकि नमक और जल जो है आपस में मिल जाते हैं, तो इसको आप साथियों आसवन और उबालकर या निस्तारण विधि से ही अलग कर सकते हैं, परंतु निस्यंदन विधि से नहीं कर सकते। निस्यंदन विधि से ठोस अघुलित वस्तुओं को आप छानकर अलग कर सकते हैं, यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुणधर्मों का उपयोग छाया बनने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जा सकता है? प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, प्रकाश उच्च चाल से गमन करता है, प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो साथियों क्या हो जाएगा? तो साथियों इस प्रकाश जो है अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता, बिल्कुल सही बात है। प्रकाश सरल रेखा में भी गमन करता है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 और 1। अगला क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। दुम्मट मृदा में बड़े कणों का अनुपात बलुआ मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दुम्मट मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। बलुआ मृदा में महीन कणों का अनुपात चिकनी मृदा की अपेक्षा उच्चतर होता है। चिकनी मृदा में बड़े कणों और महीन कणों की मात्रा लगभग बराबर होती है। बताइए साथियों इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो साथियों क्या होता है? चिकनी मृदा में महीन कणों का जो अनुपात होता है वो दुम्मट मृदा की अपेक्षाकृत अधिक होता है या उच्चतर होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों, विटामिन यक्स की हीनता या कमी के कारण मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है। क्या साथियों? विटामिन यक्स, यहाँ पर विटामिन यक्स है, इसकी कमी से मसूड़ों से साथियों रुधिर बहने लगता है। यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है तथा यक्स भोजन जेड में पाया जाता है। यक्स वाई जेड को पहचानिए। इसमें साथियों पहचानना है यक्स कौन सा है विटामिन है, वाई कौन सा विटामिन है और जेड कौन सा विटामिन है। तो किसकी कमी से साथियों जो है मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है? बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। तो साथियों किसकी कमी से बहता है? आप पहले देखिए यक्स क्या होगा, विटामिन सी की कमी से मसूड़ों से क्या होता है? खून बहने लगता है या रुधिर बहने लगता है। वाई साथियों आयरन होगा और जेड नींबू वंश के फल, यानी क्या साथियों बताइए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे, 27 क्वेश्चन आपको कैसे लगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं साथियों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए।